गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ेंगे आज कृष्णनाथ को। कृष्णनाथ का जन्म होता है 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। कृष्णनाथ को लोहिया सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित मदन मोहन मालवीय ने किया और अपने जो जयपुर के महाराजा हैं सवाई माधो सिंह, इन्होंने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उस समय दी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में जयपुर के राजा ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है और उसे आजकल इंग्लिश में BHU भी बोलते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। कृष्णनाथ काशी विश्वविद्यालय में BHU में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रहते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है। दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादन मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। इन्होंने इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के साथ साथ हिंदी की जो पत्रिका है कल्पना, उसके भी संपादन मंडल में रहे और इंग्लिश का जो पेपर आता है, इंग्लिश की जो पत्रिका निकलती है मैनकाइंड, उसका भी कई सालों तक इन्होंने संपादन किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। अब कृष्णनाथ के एक और अलग पहलू आता है कृष्णनाथ के बारे में कि ये राजनीति में भी रहे, पत्रकारिता में भी रहे और अध्यापन कार्य की प्रक्रिया से भी गुजरे। यानी कि ये अलग अलग स्टेज से गुजरते हैं, राजनीति से भी गुजरते हैं, पत्रकारिता से भी गुजरते हैं और BHU में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रहते हैं। और इन सब के बाद बहुत सी किताबें पढ़ते पढ़ते, बहुत से धर्मों को देखते देखते इनका जो जुड़ाव है वह बौद्ध दर्शन की ओर हो जाता है। यह बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ जाते हैं। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयायनी परंपरा का भी अध्ययन किया। नागार्जुन, जो कि बिहार के एक कवि हुए, नागार्जुन बिहार के एक कवि हुए। उन्हें बाबा या ढक्कन के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम था बाबा या ढक्कन, उसके नाम से बाबा या ढक्कन के नाम से भी जाना जाता है। और नागार्जुन एक यायावर थे। क्या थे? यायावर कहते हैं घूमने फिरने वाला साधु। तो वह घूम फिरकर, नागार्जुन ने बहुत जगह घूम फिरकर क्या है कि ज्ञान को इकट्ठा किया और बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गए। और वही काम उन्हीं को पढ़कर कृष्णनाथ भी नागार्जुन के दर्शन और वज्रयायनी परंपरा का अध्ययन करते हैं और बौद्ध धर्म की ओर मुड़ जाते हैं। भारतीय चिंतक जय कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर यानी घूम फिरकर ज्ञान को ग्रहण करना, यायावर हो गए। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में।
वैचारिक धरातल पर और सांसारिक अर्थ में दोनों में उन्होंने यायारी की थी। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थानों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। अब वह क्या करते हैं, यायावर हो जाते हैं, घूमने फिरने वाले साधु हो जाते हैं, साधु बन जाते हैं और उसके बाद में वह हिमालय की यात्रा करते हैं और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को और शब्दों को ढूंढना बांधना शुरू कर देते हैं, खंगालना शुरू कर देते हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। अब जब उन्होंने अनेक चीज़ें देखी, अनेक चीज़ें खोजी, तो उन्हें क्या है कि शब्दों में बांधना यानी लिखना शुरू कर दिया। शब्दों में बांधने का अर्थ होता है लिखना शुरू करना। जब वह चीज़ें खोजी हुई और उनको देखी हुई चीज़ों को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, घूम घूम कर जब वो चीज़ें देखते थे और ढूंढते थे तो उनको लिखना शुरू कर दिया, तो उसे कहने लगे यात्रा वृत्तांत। यानी यात्रा के समय जो उन्होंने देखा वह लिखा, यात्रा के समय जो उन्होंने देखा वह लिखा, उसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत। और यात्रा वृत्तांत लिखना शुरू कर दिया। यात्रा वृत्तांत की जैसी विधा एक और हो गई। कृष्णनाथ जी जहाँ की यात्रा करते वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। अब कई लोग घूमते हैं तो घूम के आते हैं, देख लेते हैं, इस जगह को देख लिया, उस जगह को देख लिया, वापस आ गए, मज़े ले लिए, छोड़ दिया। ये तो हो गया घूमना। एक पर्यटक आता है, वो क्या करता है, वो चीज़ों को देखता है और वापस चला जाता है। लेकिन कृष्णनाथ जी ने वैसा नहीं किया। कृष्णनाथ जी वहाँ पर जाते, घूमते और उसे अपने शब्दों में अंकित कर देते थे। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उगाड़ते हैं। वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता है। पहाड़ों के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आएँ, उसे देखें और उसके बारे में लिख कर उसे जनमानस के पास ले जाएं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब कह रहे हैं कि जब कृष्णनाथ जी घूमते थे पहाड़ों पर, घूमते थे तो वहाँ के जो बड़े बड़े शिखर होते हैं, छोटे शिखर होते हैं, बड़े शिखर यानी बड़ी ऊंची चोटियाँ, छोटे शिखर यानी छोटे पहाड़, छोटी चोटियाँ, कि आए कृष्णनाथ जी हमें देखें और इन लोगों को बताएं। देखेंगे तो वे लिखेंगे और लिखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि उस जगह के पहाड़ वैसे हैं, इस तरह के हैं, उस तरह के हैं। इस बात का पता लोगों को चलेगा, लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा। इसलिए पर्वत भी उनकी क्या है कि प्रतीक्षा करते थे, शिखर भी उनकी प्रतीक्षा करते थे कि कृष्णनाथ जी आएँ, उन्हें देखें और उनके बारे में लिखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि वह शिखर कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण तथा संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई है। अब यहाँ पर क्या बताते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि कृष्णनाथ ने जिस जगह का यात्रा वृत्तांत लिखा है, और जो पुराने पर्यटक हैं उस जगह को घूमकर आ गए हैं, उस जगह घूमे हैं, वह अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को नहीं पढ़ेंगे तो उनकी यात्रा पूरी नहीं होगी। क्योंकि कृष्णनाथ तो प्रत्येक जगह पर गए और उस जगह के बारे में लिखा है। पर्यटक हैं जो कुछ गिनी चुनी जगह जाते हैं और गिनी चुनी चीज़ें ही देखते हैं, देखने के बाद वापस आ जाते हैं और भूल जाते हैं। जब वह यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं तो वह सोचते हैं कि अपन ने इस जगह को तो देखा ही नहीं, इस जगह को तो अपन ने देखा ही नहीं,
और वह उनकी पूरी तब होती है यात्रा जब वह कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ लेते हैं। स्पीति में बारिश, अब अपन बात करेंगे स्पीति में बारिश, उनका जो एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपने भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। स्पीति में बारिश उनका एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल की पहाड़ियों के मध्य में एक दुर्गम स्थान है जहाँ पर कठिनाई से जाया जाता है। और उसके बारे में कवि कृष्णनाथ ने यहाँ बताया है कि उन स्पीति की भौगोलिक स्थिति कैसी है, स्पीति का वातावरण कैसा है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ कैसी फसल होती है, किस प्रकार की फसल होती है, किस प्रकार लोगों का जीवन कष्ट में आदि बातें उन्होंने इस अपने यात्रा वृत्तांत के अंदर बताई है। और स्पीति अगर पर्यटकों के लिए खुल जाए, पर्यटक वहाँ जाने लग जाए तो वहाँ का वातावरण और पर्यावरण भी बदल सकता है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। अपन जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ रहे हैं, वह स्पीति, जो कि लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इसमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। ऊंचे दर्रे यानी दो पहाड़ों के बीच संकड़ा रास्ता। दर्रा कहते हैं दो पहाड़ों के बीच का संकड़ा रास्ता, जिसे काटकर सड़क बनाई जाती है या आने जाने का रास्ता बनाया जाता है, उसे कहते हैं दर्रा। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंग्य का अर्थ है जिसे लांघा ना जा सके, जिसे लांघना कठिन हो। अलंग्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है। संचार किसे कहते हैं? संचार कहते हैं संदेश भेजने का जो साधन होता है उसे कहते हैं संचार। जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है। वायरलेस कहते हैं बिना तार के। वायरलेस होता है बिना तार के, जिसमें तार ना हो, बिना तार के संदेश भेजना। जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है, फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। केलंग और काजा यहाँ पर दो जगह हैं, उनका नाम है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय रहता है कि यहाँ जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है, फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर ही क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में तो प्राय असंभव है। अब बात हो रही है स्पीति की। स्पीति के पास केलंग और काजा नाम के दो जगह है, जहाँ पर जो बादशाह है वो केलंग में रहता है और जो सूबेदार है वह काजा में रहता है। बादशाह कहाँ पर रहता है? बादशाह रहता है केलंग में और सूबेदार रहता है काजा में। तो उसको लगता है कहीं, केलंग के राजा को लगता है कि कहीं वह बगावत नहीं कर रहा हो। कौन? काजा का सूबेदार। बगावत का अर्थ है विद्रोह करना।
बगावत का अर्थ है विद्रोह करना, कि कहीं वह विद्रोह तो नहीं कर रहा हो, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर ही क्या सकता है। लेकिन उसके पास कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि केलंग से स्पीति आए तो 170 मील का आना जाना होता है। 170 मील का, और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। देख लो आना जाना कितना हुआ। आना जाना होता है 170 मील का गर्मियों में, वसंत में भी 170 मील का आना जाना कठिन है। तो सर्दियों में, शीत ऋतु में तो यह असंभव ही है। शीत ऋतु में तो आया ही नहीं जा सकता। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही। जब यह साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। प्राचीन काल यानी पुराने समय में। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल में, कभी कश्मीर मंडल में, कभी बुशहर मंडल में, कभी कुल्लू मंडल में, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। लद्दाख मंडल, लद्दाख पहले कश्मीर के अंदर था और अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कश्मीर मंडल, लद्दाख मंडल हो गया, कश्मीर मंडल हो गया, बुशहर मंडल भी है, कुल्लू है हिमाचल के अंदर। कभी कुल्लू मंडल में रही है, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्राय स्वायत्त रही थी। स्वायत्त का अर्थ होता है स्वतंत्र। तब भी प्राय स्वायत्त रही थी। इसकी स्वायत्तता भूगोल में सिरजी है और भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुबचिलिंग गोनपा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर, आंखें बंद कर, चांगमा का तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंखें खोलकर बैठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। चांगमा एक पेड़ का नाम है। चांगमा किसे कहते हैं? चांगमा एक पेड़ को कहते हैं। हदस कहते हैं डर को। हदस कहते हैं डर को और हरकारा कहते हैं डाकिए को। हरकारा कहते हैं डाकिए को। अप्रतिकार, यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। अप्रतिकार कहते हैं विरोध न करना। अप्रतिकार किसे कहते हैं? अप्रतिकार कहते हैं विरोध न करना। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। स्पीति की जो जनसंख्या है वह लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही थी। 1901 में जब जनगणना होती है तो स्पीति की जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है तो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। 12,015 वर्ग किलोमीटर। इसकी वर्तमान की जनसंख्या 2002 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है 34,000। जो 71 की जनसंख्या अनुसार कितनी थी? 7,196। 1971 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार जनसंख्या थी 7,196 और 2002 की जनगणना के आधार पर इनकी जनसंख्या है 34,000 और क्षेत्रफल है 12,210 वर्ग किलोमीटर। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया। इंपीरियल गजेटियर के अनुसार यह क्षेत्रफल 2,155 वर्ग किलोमीटर है।
इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को 10 का 10 मिला। अंग्रेज़ों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अब जब अंग्रेज़ों को यह मिलता है तो किसके अनुसार मिलता है? अंग्रेज़ों को यह कश्मीर के राजा थे गुलाब सिंह, उनके ज़रिए अंग्रेज़ों को लाहौल स्पीति का प्रशासन मिल जाता है। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आ गए। पहले सुप्रीटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। शरीक करना यानी मिलाना। कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश में। 1847 में किस में मिला दिए? कांगड़ा जिले में मिला दिए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो कहते हैं स्थानीय शासक को, नोनो द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता था। जो कि ब्रिटिश भारत था उसमें कुल्लू का जो असिस्टेंट कमिश्नर था, उसके अधीन यह नोनो कार्य करता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते थे। इस प्रकार यह लाहौल स्पीति का क्षेत्र है जो ब्रिटिश राज्य के अधीन आया। जो कश्मीर के राजा थे गुलाब सिंह, 1846 में उन्होंने इसे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया और उसके बाद में लाहौल स्पीति को किसके अंदर मिला दिया? कांगड़ा जिले के अंदर। कांगड़ा हिमाचल के अंदर है, उस कांगड़ा जिले के अंदर मिला दिया। और वहाँ का जो असिस्टेंट कमिश्नर था उसने वहाँ पर अपना एक आदमी नियुक्त किया जो कि वहाँ का प्रशासन देखता था। उस आदमी को ही, स्थानीय प्रशासक को ही लोग वहाँ का राजा मानने लग गए थे। ओके, आगे की क्लास में कल पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। थैंक यू।